हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन साथी में। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। 10 के दम सीरीज में जो जीएस की मैंने सीरीज़ शुरू की है, आज है डे 2 और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कहना चाहूँगा, इन क्वेश्चनों को इग्नोर करने की गलती बिल्कुल न करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी सीरीज को। और आप ज़रूर बताइएगा कि आपके 10 में कितने नंबर बन रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी सीरीज को। मेरा पहला क्वेश्चन है आज का, डे 2 का। भारत के संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसके 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। फर्स्ट है 24 संशोधन, सेकंड है 42 संशोधन, थर्ड है आपका 44 संशोधन और फोर्थ है आपका 53 संशोधन। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? मैं फिर से ऑप्शन क्लियर करना चाहूँगा। 24 संशोधन, 42 संशोधन, 44 संशोधन और 52 संशोधन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 42 संशोधन। याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 42 संशोधन। अगर बात करें तो सही जवाब है 42 संशोधन। याद रखिएगा कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को हम क्या बोलते हैं? हम हमेशा याद रखिएगा, हम इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के नाम से ही जानते हैं, यानी इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूं तो याद रखिएगा कि जो 42 संविधान संशोधन है, जो 42 संविधान संशोधन है वो 1976 में लाया गया है, जहाँ पे मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। जबकि मौलिक अधिकार जो होता है आपका, वो संविधान में शुरू से मौजूद हुए हैं। अगर पूछा जाए कि मौलिक अधिकार कौन से संविधान संशोधन में है, तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार का जो भाग है, भाग 3 है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनके आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा 12 to 35 में हमें फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार देखने को मिलता है। अगर इसके सेकंड पॉइंट पे मैं आपको डिस्कस करूं तो याद रखिएगा, इसका जो सेकंड पॉइंट हो जाता है आपका कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के 2 पहलू हैं। 1 मिनट, मैं इसकी हाईलाइटिंग चेंज करना चाहूँगा। 1 मिनट, ठीक है। तो और नागरिकों को मौलिक अधिकार में मिलते हैं, उनकी 2 पहलू हैं। नागरिकों को मौलिक अधिकार मिलते हैं तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मौलिक कर्तव्यों का भी पालन करें। इसी संतुलन को मजबूत करने के लिए 42 संविधान संशोधन के अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42वां संशोधन। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। तो मेरा आज का सेकंड क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है भागड़ नागल सतलज नदी पे, सेकंड है हीराकुंड महानदी पे, थर्ड है रिहंद सोन नदी पे, फोर्थ है आपका टिहरी यमुना नदी पे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका टिहरी यमुना नदी पे नहीं बना है, बल्कि ये याद रखिएगा, ये आपके भागीरथी नदी पर आपको देखने को मिल जाता है। अगर इसके इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में बात करें तो आप ये देख सकते हैं, टिहरी बांध है, ये देखिए टिहरी डैम है, कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को हमें मिलता है, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। तो अगर इसके बारे में और डिस्कस मैं आपको करूं तो याद रखिएगा, जो टिहरी डैम है ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 260.5 मीटर है तथा यह तथ्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। कृपया इन तथ्यों को याद रखिएगा। इसकी ऊंचाई लगभग 260.5 मीटर है। अगर नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करूँ आपसे तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि यह बांध है यानी यह डैम जो होती है भागीरथी रिवर पर स्थित है और उत्तराखंड को टिहरी गढ़वाल जिले में बनाया गया है। एग्जाम में हमेशा एक ट्रिक याद रखिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा डैम है वो आपका टिहरी डैम, जो कि भागीरथी नदी पे है, और ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि ये जो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, टिहरी डैम यमुना नदी में सुमेलित नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलना चाहूँगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शून्यकाल का उल्लेख संविधान में कहाँ मिलता है? मैं आपको एक बार फिर से डिस्कस करता हूँ कि शून्यकाल जो होता है
वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म होता है। शून्यकाल इतना इंपॉर्टेंट है कि अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके सामने 4 आर्टिकल हैं, आपके सामने 4 अनुच्छेद हैं। फर्स्ट अनुच्छेद है आपका आर्टिकल 75, सेकंड है अनुच्छेद 85, थर्ड है संविधान में कहीं नहीं, फोर्थ अनुच्छेद 118। तो याद रखिएगा कि जो आर्टिकल 75 होता है, जो आपका आर्टिकल 75 होता है, ये प्रधानमंत्री से संबंधित होता है। अगर बात करें अनुच्छेद 85 और अनुच्छेद 118, यानी अनुच्छेद 85 और अनुच्छेद 118, तो ये आपको देखने को मिलता है संसद से संबंधित है, संसद से संबंधित है। लेकिन अगर संविधान में इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अगर मैं इसके सही आंसर की बात करूं तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसका उल्लेख जो होता है, इसका जो उल्लेख होता है वो संविधान में हमें कहीं देखने को ही नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? चलिए मैं इसको डिस्कस करके आपको बताता हूँ आगे ऐसा क्यों है। देखिए, ये है संविधान में कहीं नहीं। ये आप देख सकते हो, ये पार्लियामेंट है, किस तरह से पार्लियामेंट का रूपरेखा होती है। आप ये देखिए, यहाँ पे है स्पीकर बैठते हैं और यहाँ पे बाकी सभी बहुमत पार्टी और विपक्षी दल दोनों पार्टी के लोग बैठते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं कि शून्यकाल का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे शून्यकाल के बारे में कभी भी आपसे डिस्कस करूं तो याद रखिएगा कि जो शून्यकाल होता है वो संसद में प्रश्नकाल के समाप्त होने के बाद और कार्यसूची शुरू होने से पहले का समय होता है। सामान्यतः यह समय दोपहर 12 बजे से शुरू होता है। याद रखिएगा, ये समय जो है आपका दोपहर 12 बजे से शुरुआत होता है। कितने बजे से? 12 बजे से। तो 1 मिनट, याद रखिएगा ये जो समय होता है ये 12 बजे से शुरू होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट इसका क्लियर करूं तो याद रखिएगा जो शून्यकाल होता है का वर्णन संविधान में नहीं, क्योंकि यह संविधान द्वारा बनाई गई व्यवस्था नहीं बल्कि संसद की एक परंपरा है। यानी संसद ने अपनी सुविधाओं के लिए, अपने जो भी मुद्दे होते हैं उनको क्लियर करने के लिए ये 0 हावर्स का निर्माण किया था। अगर मैं इसके बारे में अगला पॉइंट बताऊं तो इसकी शुरुआत जो होती है वो हमें 1960 के दशक में संसदों द्वारा जनहित के तत्कालिक मुद्दे उठाने के लिए की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि शून्यकाल का वर्णन संविधान में कहीं पर भी हमें देखने को नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलना चाहूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा दर्रा भारत और चीन के बीच स्थित नहीं है? आपके सामने कुछ दर्रे आएंगे, आप बताइएगा इसमें ऐसा कौन सा दर्रा है जो भारत और चाइना के बीच हमें देखने को नहीं मिलता है। ओके, तो आपके ऑप्शन हैं, फर्स्ट है आपका नाथुला लिपुलेखला, थर्ड है रोहतांग दर्रा, फोर्थ है जलेपला। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? नाथुला, लिपुलेखला, रोहतांग दर्रा और जलेपला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रोहतांग दर्रा। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रोहतांग दर्रा। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा रोहतांग दर्रा। अगर मैं आपसे बात यहाँ करूँ रोहतांग दर्रे का, तो ये देखिए रोहतांग दर्रे का कुछ नज़ारा है। मैं तो एक बार अपनी लाइफ में गया हूँ यहाँ पर, आप लोग को भी एक बार रोहतांग दर्रे पे पास जरूर जाना चाहिए, उसका लुत्फ़ उठाना चाहिए। चलिए, ये तो बात हो गई लुत्फ़ उठाने की, लेकिन अब बात करते हैं प्रश्न पे। तो प्रश्न के बारे में अगर आपसे डिस्कस करूं तो रोहतांग दर्रे भारत और चीन की सीमा पर नहीं है बल्कि यह हिमाचल प्रदेश में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है। 1 मिनट, कहाँ पर है? ये आपके कुल्लू की घाटी, लाहौल स्पीति या परीक्षा तक में अक्सर पूछा जाता है कि रोहतांग दर्रा कहाँ है। रोहतांग दर्रा का संबंध भारत और चाइना से होता ही नहीं है। अगर बात करें चाइना का संबंध तो यहाँ पे सिक्किम से हमें देखने को मिल जाता है। अगर बात करें आगे कि रोहतांग दर्रा स्मारक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लाहौल स्पीति और आगे लद्दाख क्षेत्र तक पहुँच का मार्ग प्रदान करता है। इसी कारण इसके नीचे अटल टनल का निर्माण किया गया जिससे यह पूरे वर्ष संपर्क में बना रहता है। एक ट्रिक आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आपसे कभी भी एक ट्रिक पूछा जाए तो ये आप ट्रिक हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। ये ट्रिक ये है कि रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और कुल्लू लाहौल स्पीति को जोड़ता है, जबकि भारत चीन सीमा पर नहीं है। ये याद रखिएगा आप, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रोहतांग। ओके, तो ये हो गया आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलना चाहूँगा और आज का 5वां क्वेश्चन ये है कि टीना बीघा कॉरिडोर किस देश से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका नेपाल, फर्स्ट ऑप्शन है आपका नेपाल, सेकंड है म्यांमार, थर्ड है भूटान, फोर्थ है बांग्लादेश। बताइए सही आंसर क्या होगा। ये देखिए आप लोग ये देख सकते हो कि टीना बीघा कॉरिडोर का ये नज़ारा देख सकते हो आप कि किस तरह से ये है, और यहाँ पे आप देखिए चारों तरफ, तो ये है मेरा टीना बॉग कॉरिडोर। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नेपाल के बारे में, नेपाल जो है नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और नेपाल की संसद याद रखिएगा राष्ट्रीय पंचायत है। अगर मैं म्यांमार की बात करूं तो म्यांमार की राजधानी क्या है, म्यांमार की राजधानी है नेफ्यू। और बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी हमें क्या देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा कि जो बांग्लादेश की राजधानी हमें देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है ढाका, ठीक है। और अगर बांग्लादेश के बारे में बात करें तो बांग्लादेश के साथ भारत के कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे सही नहीं चल रहे हैं, क्योंकि कुछ इंटरनेशनल क्राइसिस हैं। कोई बात नहीं, ये तो दो देशों के बीच में हमेशा कभी अच्छे संबंध भी रहते, कभी बिगड़ते रहते हैं। पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश हो जाएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हमेशा याद रखिएगा। ये देखिए बांग्लादेश, देखने में तो ये देश सुंदर लग रहा है, पर कहीं ना कहीं आजकल यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल क्राइसिस हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करें बांग्लादेश के, तो याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखिएगा। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि परीक्षा हेतु इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य कि टीना बीग कॉरिडोर क्या है, टीना बीग कॉरिडोर। अगर मैं आपसे टीना बीग कॉरिडोर के बारे में बात करूँ तो याद रखिएगा 1 मिनट। टीना बीग कॉरिडोर जो है वो आपको इंदिरा मुजीब एग्रीमेंट जुड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इंदिरा मुजीब एग्रीमेंट याद रखिएगा, इंदिरा मुजीब एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है। और भारत बांग्लादेश सीमी एनक्लेव छीट महल संबंधी प्रश्नों में अक्सर पूछा जाता है। जी हाँ, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं इसके ट्रिक की बात करूं तो टीना बीग कॉरिडोर दहाग्राम अगारपोटा भारत बांग्लादेश सीमा समझौता है। ये क्वेश्चन को मैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। और ये जो क्वेश्चन है मैं इसको इम्पोर्टेंट बोलना चाहूँगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। हालांकि नॉर्मल क्वेश्चन है, हालांकि आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शन जो हैं वो 4 हैं। पहला ऑप्शन है 24 संशोधन, सेकंड है 42वां संशोधन, थर्ड है 44 संशोधन, और फोर्थ है 52वां संशोधन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 24, 42, 44, 52। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर जो हो जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि जो आपका 42 संविधान संशोधन होता है, जो आपका 42 संविधान संशोधन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर इसका सही, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं, तो ये 42 संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं। अभी फिलहाल लेखपाल का एग्जाम चल रहा था। कौन सा एग्जाम, लेखपाल। तो लेखपाल में सेम क्वेश्चन आया था। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि मैं प्रीवियस क्वेश्चन को ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं प्रीवियस क्वेश्चन को लाऊं, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ, 1 मिनट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए 42 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे अधिक झुका हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कभी भी बात आपसे कहा जाए ग्रह के बारे में, किसके बारे में, ग्रह के बारे में, तो याद रखिएगा ग्रह क्या होते हैं, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, तो उसे हम ग्रह की संज्ञा कहते हैं। और जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं उन्हें हम उपग्रह की संज्ञा देते हैं। तो ये क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है आपके सामने। अब समझ में आ गया होगा ग्रह और उपग्रह के बारे में। आपके सामने 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है बृहस्पति, सेकंड ऑप्शन है शनि, थर्ड ऑप्शन है यूरेनस, फोर्थ ऑप्शन है नेपच्यून। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अगर बात करें बृहस्पति के बारे में, याद रखिएगा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे बृहस्पति ग्रह के बारे में, तो बृहस्पति ग्रह ब्रह्मांड का, यानी कि जो हो जाता है वो सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। सबसे बड़ा ग्रह अगर कोई हो तो वो हमारा बृहस्पति हो जाता है।
याद रखिएगा वो ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। अगर बात यहाँ पे शनि ग्रह के बारे में बात किया जाए, किसके बारे में? शनि ग्रह के बारे में। अगर शनि ग्रह के बारे में आपसे डिस्कस करना हुआ तो शनि ग्रह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यूरेनस। याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनस। तो चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको और डिस्कस कर देता हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन का जो है देखिए, ये यूरेनस ग्रह है, ये आप देख रहे हो ना, ये यूरेनस ग्रह है, इसके बाकी बाहर ग्रह है, तो ये यूरेनस ग्रह है। याद रखिएगा यूरेनस ग्रह के बारे में बात किया जाए तो यूरेनस ग्रह सौरमंडल का 7वां ग्रह है। यूरेनस ग्रह जो है वो सौरमंडल का 7वां ग्रह है और इसकी अनोखी विशेषता क्या है? लगभग 98 डिग्री पे झुका हुआ है, यानी यह अपनी धुरी पर लगभग लटक कर घूमता है, यानी लेट कर घूमता है। अगर इसके अगले पॉइंट की बात करें कि इस ग्रह की खोज, यूरेनस की खोज विलियम हर्शल ने 1781 में किया था और यह दूरबीन की सहायता से खोजा गया पहला ग्रह माना जाता है। अगर इसके इंपॉर्टेंट ट्रिक की बात करें कि यह 7वां ग्रह है, याद रखिएगा ये 98 डिग्री पे झुकाव है इसका, और ये 1781 में विलियम हर्शल के द्वारा इसको खोजा गया था। तो ये हो जाएगा आपका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि ये आप याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूरेनस। ये रहे आपके 7वें क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँ आपका कि भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? ये बता दीजिए कि भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाते हैं। अगर पहला है सुंदरवन, सेकंड है नीलगिरी, थर्ड है नंदा देवी, फोर्थ है मानस। अगर आपसे बात करें सुंदरवन, तो सुंदरवन जो होता है, सुंदरवन के बारे में बात करें तो सुंदरवन याद रखिएगा, जो सुंदरवन होता है वो डेल्टा बनाता है, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन देखना। नीलगिरी पश्चिमी घाट और या फिर सह्याद्री, यहीं से जो सबसे बड़ी पर्वत देखने को मिलती है वो डोडो बेटा हमें देखने को मिलती है। अगर नंदा देवी की बात करें तो भारत की तीसरी सबसे बड़ी पर्वत जो है वो नंदा देवी है। पहली कौन सी है? पहली है आपकी माउंट एवरेस्ट है, दूसरी हो जाती है पहली आपकी भारत की अगर बात करेंगे तो पहले नंबर पे आपका हो जाता है कंचनजंगा, दूसरे नंबर पे हो जाती है नंदा देवी और थर्ड पे हो जाता है कॉमेट। इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे थोड़ा मिसकन्फ्यूजन हो गई है, लेकिन इसका सेकंड जो पर्वत है वो नंदा देवी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी। याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पॉइंट पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये नीलगिरी का नज़ारा है, क्या काफ़ी अच्छा नज़ारा है। और यहीं पे आपको एक जगह देखने मिलता है ऊटी। हर इंसान को ऊटी में एक बार जरूर घूमना चाहिए, क्योंकि ऊटी काफ़ी अच्छा नज़ारा है, काफ़ी ठंडी वाला इलाका है और ये तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है। अभी तमिलनाडु के ही नए सीएम बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? थालापति विजय। ये तमिलनाडु फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए थे, हालांकि अभी ये पॉलिटिक्स यानी राजनीति की दुनिया में आ चुके हैं। अगर मैं इसके और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करूँ आपसे तो याद रखिएगा 1 मिनट या 1 मिनट या अगर मैं आपसे और डिस्कस करूं तो याद रखिएगा जो नीलगिरी है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। तय प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य, नीलगिरी सबसे ऊंची चोटी दो बेटा पार्क है, ये याद रखिएगा, जिसकी ऊंचाई लगभग 2637 मीटर है, ये याद रखिएगा। अगर इसके और पॉइंट पे बात करूं तो नीलगिरी याद रखिएगा एक ट्रिक है, पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन है प्लस डोडो बेटा है और ये सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र वो हो जाएगा नीलगिरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीलगिरी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीड्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? आपको पता होगा कि जब ब्रिटिश हुकूमत चलती थी तो काफ़ी एक्ट आते थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है 7073, सेकंड है 7081, थर्ड है 7084, फोर्थ है 7093। देख सकते हैं उस समय का कुछ नज़ारा है कि जब ये एक्ट आया था
तो आप ये देखिए, अब आप मैं आपके सामने इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सिली मिस्टेक इस क्वेश्चन में देखने को मिलता है, क्योंकि काफ़ी एक्ट होते हैं तो मिसकन्फ्यूजन होना आम बात हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1784। याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 1784। ओके, अगर हम यहाँ पे आपसे पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बात करें, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, ये देखिए ये वही आदमी है जिसने पिट्स इंडिया एक्ट को लाया। चलिए इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, कब, 1784 में ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण बढ़ गया और भारत के प्रशासन में ब्रिटिश सरकार की सीधी निगरानी स्थापित हुई। ओके, अगर मैं आपसे इसके अगले पॉइंट की बात करूं तो इसका जो अगला पॉइंट हो जाता है वो क्या हो जाता है कि इस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जो कंपनी के राजनीतिक मामलों की देखभाल करता था, तथा यह तथ्य परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, याद रखिएगा कि 1784 में हमें पिट्स इंडिया एक्ट, कौन सा एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कंपनी व ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हमें देखने को मिल जाता है। तो अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1784, यानी पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784। याद रखिएगा जो 1773 है सबसे पहला एक्ट लाया गया था और उसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। कब लाया गया था, ये लाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड जो बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, उनके समय में ही रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। और जो भारत में पहली सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में स्थापना हुई है वो रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ही की गई है। तो ये हो गया आपका सही आंसर, क्या हो गया कि पिट्स इंडिया एक्ट जो होता है वो 1784 में लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, आज का लास्ट क्वेश्चन है 10 के दम का सीरीज का, कि भारत निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। कौन सी योजना के नाम से जाना जाता है, गॉडगिल योजना का। याद रखिएगा कि पंचवर्षीय योजना के 4 ऑप्शन है आपके सामने। फर्स्ट ऑप्शन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, थर्ड है तृतीय पंचवर्षीय योजना, फोर्थ है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पांचवा है पंचम पंचवर्षीय योजना। अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके सामने आपके सामने 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा कि 1956 से लेकर 1961 तक हमें देखने को मिलता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना एक ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो पूर्ण रूप से सफल हो गई थी, क्योंकि भारत का चाइना से 1962 में युद्ध देखने को मिला और उसके बाद हमें पाकिस्तान से भी 1965 युद्ध देखने को मिला। खाद्यान्न की काफ़ी दिक्कत हो गई थी, जिसके कारण यहाँ पे हरित क्रांति की शुरुआत हमें देखने को मिलती है। और इसके जो जनक है भारत में वो हैं MS स्वामीनाथन है। अगर यहाँ पे बात करें हम पंचम पंचवर्षीय योजना की, तो पंचम पंचवर्षीय योजना जो होती है इसमें 20वीं सूत्री कार्यक्रम को असफल, मतलब मोरारजी देसाई की जो सरकार थी उन्होंने इसको निलंबित कर दिया था, बैन कर दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाता है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, जो 1969 से लेकर 1974 में लाया गया था। और यहीं पे एक नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा मोस्ट इंपॉर्टेंट नारा है। अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात करें तो ये देख सकते हैं पंचवर्षीय योजना 4th 5 ईयर प्लान है आपका, 1969 से 1974 तक का देखने को मिलता है। अगर इसके इंपॉर्टेंट टर्म की बात करें कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो होती है, कौन सी पॉइंट, कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 4th ईयर प्लान जो होता है 1969 से 1974 तक चला था। 1 मिनट या, और ये विकास के साथ स्थिरता और आत्मनिर्भरता तथा परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। और याद रखिएगा 1971 में बैंकों के विस्तार और हरित क्रांति की बढ़ावा इस योजना के काल की प्रमुख उपलब्धियों में माना जाता है, जिससे कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हमें देखने को मिल जाती है। एक ट्रिक याद रखिएगा कि 4th 5 ईयर प्लान 1969 से 74, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी प्लस सेल्फ रिलायंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि गॉडगिल योजना। कौन सी योजना, गॉडगिल योजना आपको कब देखने को मिलता है, आपको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी सीरीज, तो ये रहे आज आपके 10 के दम का सीरीज, और काफ़ी पसंद आए होंगे ये 10 के दम का सीरीज का। अभी मैं न्यू हूँ यूट्यूब पे, तो थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं, तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर करें। मैं वादा करता हूँ कि मैं धीरे धीरे आपके सामने बहुत अच्छे कंटेंट लाऊंगा, अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे, एग्ज़ाम से ओरिएंटेड होंगे, और ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में
ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। आप मेरे पे भरोसा रखिए, आप बस मेरे भरोसे पर 1 मंथ आप मेरा सीरीज़ देख लीजिए, आपको 100% आपको अच्छा रिजल्ट और अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए ठीक है, तो आज रहा है 10 कदम का सीरीज़। मैं बस आपसे एक ही उम्मीद करता हूँ कि प्लीज़ आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और आप मुझे सपोर्ट करिए, और आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड नाइट।